अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने कल एवेपोरेशन का टॉपिक जो है उसको पढ़ लिया था और आज हम लोगों ने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है वेपर प्रेशर के बारे में। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर प्रेशर किसको कहा जाता है? वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। देखो बेटे, नाम के अंदर अगर आप गौर करें तो वो है वेपर एयर प्रेशर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एक लिक्विड गैस फेज में चेंज होता है, अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो वही वेपर्स क्योंकि गैस है, और आप लोगों ने गैस की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दे एक्सर्ट सम प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड एट पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कि जब एक पर यूनिट सरफेस एरिया पर फोर्स अप्लाई होती है तो हम उसे प्रेशर कहते हैं। तो बेटे, वो प्रेशर जो वेपर्स किसी भी लिक्विड के एग्जर्ट करेंगे, लगाएंगे, किसके ऊपर? एट द सेम लिक्विड, उसी लिक्विड के ऊपर, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेट में, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और एक खास टेम्परेचर के ऊपर, इसे हम वेपर प्रेशर का नाम देंगे। ठीक है, जरा इसको समझते हैं कि ये क्या है और ये क्या चीज आपको समझाना चाह रहा है। तो देखो बेटे, देखो बेटे, ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड ले लिया। ये मेरे पास लिक्विड आ गया। ओके जी। अब बेटे, जारी बात है कि इस लिक्विड में इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट, और ये वेपोराइज होंगे, इन्होंने वेपर्स में कन्वर्ट होना है। वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भरना बहुत जरूरी है। अब काइनेटिक एनर्जी का भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा तो ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये इस सरफेस को छोड़ेंगे और बाहर निकल आएंगे। यानी कि वो इस सरफेस को छोड़ेंगे और यहाँ से बाहर निकल आएंगे। ठीक है ना। जब ये मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस से बाहर निकल आते हैं तो बेटे इन्हें हम वेपर्स कहेंगे। अब बेटा याद रखिएगा कि ये जो वेपर्स हैं, ठीक है, इस लिक्विड के, ये इसी लिक्विड के ऊपर एक बैकवर्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसी लिक्विड के साथ टकराएंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्रेशर। दे अप्लाइंग सम प्रेशर, ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बेटे। अब जाहिर बात है कि हमारे पास पर्टिकुलर टेम्परेचर भी है, देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है ना, एक खास टेम्परेचर भी होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा और एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। अगर अब हम इन चीजों को इकट्ठा कर देना तो मेरे पास वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेटे, वेपर प्रेशर, हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर exerted by vapors of liquid in equilibrium at liquid at particular temperature is called vapor pressure। हम इसे वेपर प्रेशर का नाम देंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको पहले इक्विलिब्रियम स्टेट समझानी है बेटा कि इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होगा। याद रखिएगा बेटे कि जब भी आपने इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करना होता है,
इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पर बैलेंस, ठीक है ना, देयर इज अ बैलेंस, ठीक है। ये टर्म आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी और इसका मतलब क्या होता है बेटा, फिक्स, बैलेंस, यानी एक जगह पर फिक्स हो गया हो या कोई चीज एक जगह पर बैलेंस हो गई हो तो उसके लिए हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में चली गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा। देखो बेटा, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, मैं इसे हीट करना शुरू करता हूँ, वेपर्स बनेंगे एंड डेफिनेटली ये जो वेपर्स हैं जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये किस में मिक्स हो जाएंगे, एयर के अंदर। और जैसे ही ये एयर में मिक्स होंगे तो एयर इसको अपने साथ यहाँ से रिमूव करना शुरू कर देती है, एयर इनको यहाँ से अपने साथ ले जाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें वो वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा। क्योंकि वेपर प्रेशर के लिए एक इक्विलिब्रियम स्टेट भी हमने देखनी है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो प्रेशर अप्लाई होगा उसे हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं, जो उसी लिक्विड के ऊपर लगेगा। अब बेटा अगर आपको इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करनी है तो मैं इस कंटेनर को ना ऊपर से बंद कर देता हूँ। अब कंटेनर को बंद करने का मतलब क्या होगा कि भाई एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, लिहाजा कोई एयर नहीं आएगी, ना ही ये वेपर्स कहीं पे आप मूव कर सकते हैं। तो बेटा होगा ये कि भाई जो ये वेपर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकलेंगे और हवा में आएंगे, ठीक है ना, यानी ये वेपर्स यहाँ से बाहर निकलेंगे और कंटेनर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऊपर जो है वो हमने कवरिंग कर दी है तो लिहाजा ये वेपर्स अब कहीं जा नहीं सकते हैं। तो बेटा क्या होगा कि लिहाजा शुरू शुरू में वेपर्स की फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्लो होगी, क्यों, क्योंकि बेटा टेम्परेचर कम होगा, तो लिहाजा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होगी, वेपर्स कम बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आपने टेम्परेचर एक फिक्स कर दिया, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 25 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है, अब इस टेम्परेचर पर जितने मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम तौर पे एनर्जी हासिल कर सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वेपर्स, वो यहाँ से वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल आएंगे। और वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलने के बाद बेटा वो इसी लिक्विड के ऊपर क्या लगाना शुरू कर देंगे, एक फोर्स लगाना शुरू कर देंगे जिसे हम प्रेशर कह रहे हैं, ओके। यानी कि दी मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड, उसी लिक्विड पर वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और इन दी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेट में, अब इक्विलिब्रियम में फिर समझा रहा था कि इक्विलिब्रियम क्या चीज है, तो देखो बेटा शुरू शुरू में वेपर्स फॉर्मेशन ज्यादा होगी और इसकी जो कंडेंसेशन है वो बहुत स्लो होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि शुरू में वेपर्स तो ना होने के बराबर है, शुरू में वेपर्स तो कम है, लेकिन जब टाइम गुजरेगा मजीद वेपर्स बनेंगे और एक स्टेट ऐसी आना शुरू हो जाती है कि हमारे पास वेपर्स यानी लिक्विड और दूसरी तरफ आ जाता है वेपर्स, ठीक है। अब बेटे अगर आप इसको इस डायरेक्शन में देखें तो ये कहलाएगा एवेपोरेशन, और अगर आप इसको इस डायरेक्शन में देखें तो ये कहलाएगा कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है ना। ये दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हुई हैं, ठीक है। यानी अगर मैं इस डायरेक्शन में चलाऊं तो ये क्या है, एवेपोरेशन है, और अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा तो ये क्या होगी, कंडेंसेशन, ठीक है ना। यानी इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये मेरे पास कंडेंसेशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा एक तरफ इवेपोरेशन एक तरफ कंडेंसेशन, लेकिन जब दोनों की स्पीड सेम हो जाए, दोनों की स्पीड सेम होने का मतलब कि भाई जितने लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहे हैं उतने ही वेपर्स लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएं, तो इस वक्त ना तो वेपर्स की अमाउंट में कोई फर्क आएगा और ना ही लिक्विड की अमाउंट में कोई चेंज आ रहा होगा। इस स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी ये इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब मैं बता दूं यहाँ पे फिक्स है, बैलेंस है। अब आप देखें कि लिक्विड की अमाउंट जो है वो भी फिक्स होगी और वेपर्स की अमाउंट भी फिक्स होगी है, लेकिन कब होगी, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, मींस के जितने नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे उतने ही वेपर्स दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, तो इस वक्त लिक्विड और वेपर्स की अमाउंट फिक्स हो जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है कि भाई लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रही हैं, वेपर्स लिक्विड में चेंज हो रही हैं, लेकिन दोनों के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम इसे इक्विलिब्रियम का नाम तो देंगे। लेकिन चूंकि प्रोसेस रुका नहीं है बल्कि वो अभी भी दोनों ही डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, हम इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे।
क्योंकि ये डायनामिक है, ये प्रोसेस चल रहा है, इसलिए इसको डायनामिक का नाम दे रहे हैं। ठीक है, मैं अब आपकी बुक के ऊपर आता हूँ, जरा बुक की वर्डिंग को समझते हैं पहले। तो जी इसकी डेफिनेशन है बेटे जो मैंने हाईलाइट की है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। हम इसे वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड का नाम देते हैं। The equilibrium state when the rate of vaporization and rate of the condensation equal to each other but in opposite direction, ये है equilibrium की state। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे equilibrium state, अब यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे बेटा एक्सप्लेनेशन। वो कहते हैं फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल एवेपोरेट्स एंड मिक्स अप विद द एयर बट व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम। शुरू में उसने क्या कहा कि जब सिस्टम खुला हुआ होगा, यानी कंटेनर खुला हुआ है, कोई कवरिंग नहीं की आपने, तो वेपर्स बाहर निकलेंगे, एयर में मिक्स हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन जब आप सिस्टम को बंद कर दें, व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस। तो जो बेटे मॉलिक्यूल्स हैं एवेपोरेटेड, वो लिक्विड की सरफेस पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली द वेपर्स कंडेंस स्लोली टू रिटर्न टू लिक्विड। शुरू में वेपर्स कंडेंस आहिस्ता आहिस्ता होंगे ताकि वो लिक्विड में चेंज हो सकें। After some time, condensation process increases and the stage reaches when the rate of evaporation become equal to the rate of condensation. At that stage, number of molecules of evaporating will be equal to the number of molecule coming back condensing to liquid. This state is called dynamic equilibrium। कि भाई शुरू में evaporation process यानी कि स्पीड अप होगा और जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि कंडेंसेशन और एवेपोरेशन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। मीन जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर वापस आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होकर गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स की। ठीक है ना, उसी तरह से क्वेश्चन आएगा जी डिफाइन वेपर प्रेशर एंड एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स। फैक्टर्स को एक्सप्लेन करें तो बेटे एक्सप्लेनेशन के साथ ये डायग्राम भी बनेगी। फैक्टर्स को अब पहले हम समझते हैं फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जी नेचर ऑफ लिक्विड। तो याद रखें बेटा जी नेचर ऑफ लिक्विड मतलब कि हमारे पास दो तरह के लिक्विड होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर में आपको पता है कि जी ये ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर ना चार्जेस मौजूद होते हैं, लाइक वाटर हो गया, इसके अलावा बेटे आपके पास अल्कोहल हो गया। ठीक है ना, इनमें पोलैरिटी होती है, इनके एंड जो है इन पे चार्ज होता है, इसलिए हम इन्हें पोलर नेचर बोलते हैं। ठीक है कि जी ये पोलर नेचर वाले हैं। तो वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ लिक्विड, भी एक नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। कि भाई जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा होता है लिक्विड के ऊपर। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा होता है, लिक्विड। अगर तो वो पोलर नेचर का होगा तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा क्योंकि वो कम वेपर्स में चेंज होगा। अगर वो नॉन पोलर है तो उसके मॉलिक्यूल्स उसी टेम्परेचर पर ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। एग्जाम्पल अब उसने आपको दे दिया बेटे कि भाई ऐसा क्यों होगा, रीजन भी उसने बता दी। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। एग्जाम्पल, द वाटर हैज अ लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ अल्कोहल एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है जी, ये उसने एग्जाम्पल भी आपको समझा दी है। नंबर 2, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। देखो बेटे जी सीधी सी बात है, अगर हम मॉलिक्यूलर साइज को स्मॉल कर दें तो उनका वेपर्स में कन्वर्ट होना जरा आसान हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ये जो है ये मेरे पास कंटेनर है। ठीक है जी, और सेम कंटेनर मैं एक और बना रहा हूँ बेटे। अब मैंने दोनों में ले लिए मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इसमें मैंने मॉलिक्यूल ले लिए जो छोटे साइज के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स ले लिए। यहाँ पे भी मैं 10 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ लेकिन इनका साइज बड़ा कर रहा हूँ।
अब आप देख सकते हैं बेटे कि दोनों में मैंने 10-10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, जिसकी वजह से ये जल्दी एवेपोरेट हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बड़ा है तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो गई हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा है, डिस्टेंस कम हो गया, जिसकी वजह से उनको वेपोरेट होने में मुश्किल आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव अ ग्रेटर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल। यही बात उसने आपको यहाँ पे भी समझाई हुई है। The small size molecule can easily evaporate than the big size molecule, hence the small size molecular liquid exert more vapor pressure. For example, hexane, देखें इसमें 6 कार्बन है, has a smaller size molecule as compared to decane जिसमें के 10 कार्बन एटम्स का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें उसका वेपोरेट होना मुश्किल है। बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है जी। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना टेम्परेचर देंगे आप, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से सीधी सी बात है बेटे कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेपर्स ज्यादा बनेंगे। जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन्स दैट के लो टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कम होगा और जो हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब जैसे इस टेबल के अंदर उन्होंने एक एग्जांपल आपको देके समझाने की कोशिश की है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर होता है 4.58, 20 डिग्री सेल्सियस पर ये बढ़कर 17.5 हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस पर ये 55.3 हो जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस पर ये 149.4 हो जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस पर 355.1 हो गया और 100 डिग्री सेल्सियस पर 760 हो गया, ठीक है। ये mm ऑफ Ag में हम मेजर कर रहे हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, ठीक हो गया बेटे। ये आपको टेबल MCQs में आ सकता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि हाउ साइज ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्ट द वेपर प्रेशर एंड हाउ टेम्परेचर डिपेंड इफेक्ट द वेपर प्रेशर, ठीक है, या हाउ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। तो ये इस तरह से 4 पॉइंट्स बनेंगे, लॉन्ग में आएगा, ठीक है जी। व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, डेफिनेशन के बाद आपने इसके फैक्टर्स सारे बताने होंगे, ठीक हो गया। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन आंसर